बादल देवनाथ जी मुस्कुरा रहे हैं। दादा केमन आछो, कैसे हैं आप? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? बगैर कोई लाग लपेट के, कोई घुमावदार इधर उधर से जाए बगैर मैं सीधा पूछ लेता हूं आपसे। खबर आई है सरकार की तरफ से तो यह है कि 6 महीने से लेके 7 साल तक की सजा हो सकती है कोई पुलिस वालों पे, स्वास्थ्य कर्मियों पे पत्थर फेंके तो। लेकिन पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना पे पुलिस वालों पे हमला होता है, बार बार खबर आ रही है। हमारी इतना बड़ा संकट, पश्चिम बंगाल क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहा है? नहीं, ऐसा पुती जी, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं। पूरे देश में जितना पुलिसकर्मी है, जितना डॉक्टर है, जितना लिया है, आप जैसा संचालक है, सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम कर नमस्कार करছি। इस समय कोरोना के इस महामारी के समय आप सभी लोग जैसे काम कर रहे हैं, जितना पुलिस को मैं हर जगह में मैं देख रहा हूँ, बंगाल में हो, बिहार, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं है दादा? सवाल तो यही है, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? दादा मेरा बात तो खत्म करने दीजिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतना सारा अच्छा काम कर रहा है, मैं आपको भी बहुत सारे मैसेज वीडियो भी आप लोगों को मैंने भेजा। मैं एक 15 से 5-6 पश्चिम बंगाल दादा पढ़ देते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस वालों पर हमले में 4 पुलिस वाले घायल, थाना प्रभारी के सिर पर चोट, लॉकडाउन में भीड़ को सड़क से हटा रही थी। आपने गेस्ट बुलाया, मुझे बुलाया, मेरा बात तो खत्म करने दीजिए। ये जलपाईगुड़ी से पुरुलिया तक और सागर से कलकत्ता से जलपाईगुड़ी कुचबिहार तक हर जगह में ममता बनर्जी का प्रशासन काम कर रहा है। इसलिए मैं ममता बनर्जी को रिक्वेस्ट किया, आप घर से बैठिए, नवान्न में बैठिए। मुख्य सचिव को मैं अनुरोध किया, घर में बैठे काम कीजिए, इतना बाहर निकालिए। मैं खुद ममता बनर्जी को रिक्वेस्ट किया, इतना सारा काम कर रहा है और अप्रैल से सितंबर तक राशन भी टोटली फ्री में दे रहा है ममता बनर्जी। और मैं भी काल तक मैं 10,000 लोगों को मैंने ममता काले पहुंचाया। और उत्तर 24 ममता काले हमारे साथ कल भी मौजूद थी। आज मैं डिबेट में शरीक करता हूँ। जी ममता, ऐसा कोई बात नहीं जो पश्चिम बंगाल में प्रतीक जी, जो भाई मेरे अभी बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल से, जरा आप इनसे ये पूछिए कि जब ममता दीदी कुछ समय पहले सब्जी के एक बाजार में गई थी लोगों को ये बताने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे नहीं, तब ममता दीदी ने खुद मास्क तक नहीं पहना था। देवनाथ जी ऐसे नहीं, ये ममता दीदी कर रही थी। वहां की मस्जिदों में अभी तक मास प्रेयर हो रही है वहां के मस्जिद में। ये रिपोर्ट्स आई है। जिस तरीके से पुलिस कर्मियों की वहां पर पिटाई हो रही है, ये जग जाहिर है। और भाई साहब ये बताइए कि सेंट्रल की जो टीम हॉटस्पॉट कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर विजिट करना चाहती थी, उनको परमिशन क्यों नहीं दी गई? भैया आप ये बताइए कि आपको डर किस बात का है, छुपाना क्या है? अगर वो देवनाथ जी, मैं नलिन कोहली जी का भी स्वागत करता हूं डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बादल देवनाथ जी, एक आदमी बोलेगा तो समझ में आएगी, वरना बहस कोई समझ में नहीं आती। सवाल पहला ये है, आरोप आप पर ये है कि पश्चिम बंगाल में कॉर्पोरेशन नहीं हो रहा है, सहयोग नहीं हो रहा है, जिससे दिक्कतें आ रही हैं, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। ममता काले बोल रही हैं, 40 सेकंड मैं उनको देता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ममता काले देखिए, इंटर मिनिस्ट्रियल जो सेंटर की जी प्रतीक जी, इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर की जो टीम थी उसको ममता दीदी ने परमिशन नहीं दी वहां पर जो हॉटस्पॉट है उनको विजिट करने की। अगर ये इतने पाक साफ है, अगर ये इतनी मुस्तैदी के साथ वहां पर कोविड-19 के साथ लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं उस टीम को जो सेंट्रल से गई थी उसको जो है वहां पर विजिट करने का इन्होंने परमिशन दिया? क्यों ममता दीदी ने रोक दिया? ये क्यों करती है ममता दीदी हर बारी? जब भी केंद्र सरकार, केंद्र के लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं उनको रोक देते हैं। ममता दीदी खुद से सब्जी बाजार को विजिट करती हैं, बिना मास्क पहने हुए, फेस मास्क को खुद पहनती नहीं है, वैसे ही वो चली जाती हैं। उसके अलावा वहां पे जितनी मस्जिदें हैं प्रतीक जी, वहां पर अभी तक क्या कहते हैं प्रेयर्स हो रही हैं, उनको ममता दीदी रोकती नहीं है। क्यों नहीं रोकती है ममता दीदी? क्या चाहती हैं कि लोग वहां पर जो है एक साथ इकट्ठे हो, सारे जो नॉर्म्स हैं वो तोड़े जाएं लॉकडाउन के, और उसके बाद ये बीमारी फैले, लोग मरे संक्रमण से। और पुलिस वालों की जिस तरीके से वहां पर धुनाई और पिटाई हो रही है, ये जग जाहिर
रहा है। पर इस बारे में अगर कोई बात की जाती है तो टीएमसी के मेरे भाई आकर के हर चैनल पे यही बात करते हैं कि नहीं नहीं, वेस्ट बंगाल को आप मत छेड़िए, वहां पर तो ममता दीदी बड़ा अच्छा काम कर रही है। अरे भाई साहब, बादल देवनाथ, नाउ यू रिप्लाई, बादल रिप्लाई नाउ यू रिप्लाई। मैडम, महाराष्ट्र में पालघर में क्या हुआ? 3 हिंदू साधुओं को उनको पिटाई कर दिया, उनको हत्या कर दिया गया। ये छोड़ दीजिए ये सब बात। बंगाल में आइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, बंगाल में आइए। आपको मीडिया चैनल बंगाल में है, उनका ऑफिस भी है, पूरा बंगाल घूम लीजिए कैसे ममता बनर्जी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये आपको जानकारी नहीं है। वहां पर बैठे बैठे ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बात बोलिए। आप पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद कुछ बोलिए। मैडम, आपको कुछ बात पता ही नहीं है, आप पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद बताइए। ममता बनर्जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी को क्या ऐसा घर से बाहर निकले मत निकलिए, क्योंकि आपका उम्र हो गया। आपको हम लोग सब चाहते मैं यही इसी मुद्दे को लेके आए थे। दरअसल मैं इसी मुद्दे को लेकर आया था। कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं और बीजेपी के प्रवक्ता यासिर, मैं आ रहा हूं। यासिर, आई एम कमिंग। सारे लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजीव त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नलिन कोहली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बादल देवनाथ जी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। ममता काले और यासिर जलानी साहब। सवाल यह है कि चाहे यूपी का अलीगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश का श्योपुर, पुलिस वालों पे हमला होता है। हालांकि कानून बहुत सख्त, 7 महीने से 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान, लेकिन उसके बावजूद ये हमले नहीं रुक रहे। राजीव जी, मैं आपको समय देता हूं। आपके जब आप बोलेंगे तो कोई नहीं टोकेगा और आपको 40-50 सेकंड हमने दिए, आप बोलिए, उसके बाद फिर आगे बहस शुरू होते हैं। राजीव जी। जी देखिए प्रतीक जी, वेट करिए, मैं आ रहा हूं। यासिर, मैं आ रहा हूं। कोई नहीं बोलेगा, राजीव जी पहले बोल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं बोलता हूं, फिर मैं देता हूं नलिन जी को। जिस तरह से प्रतीक जी भीड़ द्वारा शासन प्रशासन के लोगों के ऊपर या प्रशासनिक सेवाओं को देने वाले सारे हमारे पुलिसकर्मी या जितने भी अधिकारीगण हैं, या वो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं या चिकित्सा कर्मी हैं, उन पे जो भी व्यक्ति हमला करने का कार्य कर रहा है, उस पर निश्चित रूप से एनएसए तामील होनी चाहिए और उसको निश्चित रूप से कठोर दंड मिलना चाहिए, चाहे वो देश के किसी भी कोने का व्यक्ति हो या किसी भी धर्म और जाति के मानने वाला व्यक्ति हो। पहली बात। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, इसमें लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहां पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। निश्चित रूप से जब आग लगेगी कोरोना की, तो कोरोना की आग किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको वो लीलने का काम करेगी और ये इन्फेक्शन, ये संक्रमण सब में फैल जाएगा। इसलिए इसको रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है, प्रत्येक भारतीय की है। भारतीयों को ये देखना होगा, प्रत्येक भारतीय को ये देखना होगा कि हम लोगों को मजहब की दीवारें तोड़नी होंगी, हमको जाति की दीवारें तोड़नी होंगी, हमको दलों की दीवारें तोड़नी होंगी, हमको निश्चित रूप से एक अच्छा और सच्चा भारतीय बनना होगा, तभी जाकर के हम कोरोना को हरा पाएंगे। रही बात राजीव जी, मैंने आपका व्यू लिया, मैं बहस के बाद में आपको जरूर अभी बीच में बहस में जोड़ूंगा, लेकिन आपने एक बात और कहते कि विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिलेगा, सवाल कंस्ट्रक्टिव आएंगे तो और बहस बेहतर बनता। मैंने कहा प्रतीक जी, सभी दलों को कहा मैंने आपको। ठीक। नलिन कोहली जी को देते हैं, जब बोलेंगे तो हम सब सुनेंगे, उसके बाद बहस में आएंगे सीधे। यासिर, मैं जोड़ता हूं आपको। गंभीर सिचुएशन है और इस गंभीर स्थिति में बताइए प्रतीक जी, आप, हम, बाकी जितने आपके दर्शक देख रहे हैं, घर में क्यों बैठे हैं? क्योंकि ऐसी स्थिति बनी है एक बीमारी को चलते कि हम बाहर जाए तो संक्रमण बढ़ेगा और संक्रमण बढ़ेगा तो हमारा कष्ट बढ़ेगा, लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है, हमारे काम और आम जिंदगी जो है बढ़ नहीं पाती है। कोई खुशी से नहीं, हमें इससे लड़ने के लिए हम साथ इसमें जुड़े हैं। आगे जो फ्रंटलाइन हमारे वॉरियर्स हैं, चाहे पुलिस हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, इसेंशियल सर्विसेज में जो हो, इन लोगों के साथ कम से कम, ये भी तो अपने परिवार को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कोई आसान काम नहीं है। ये अपने आप को संक्रमण के रिस्क के साथ काम कर रहे हैं, इनके साथ सहयोग ही तो दिखाना। पत्थर फेंककर कौन सा सहयोग है और क्यों हो रहा है? इसमें एक स्वर में सबको उतर के एक साथ ही बोलना पड़ेगा, भाई आप जाहिल काम कर रहे हैं, जाहिल काम कर रहे हैं, इंसानियत से परे काम कर रहे हैं, और इसको अगर आप करेंगे तो आप अपने को तो कष्ट में डाल रहे हैं, अपने परिवार को कष्ट में डाल रहे हैं, मित्रों को कष्ट में डाल रहे हैं। हमें क्यों जबरदस्ती इसमें खींच रहे हैं आप? हम सब चाहते हैं सामान्य जिंदगी जल्द से जल्द हो जाए, और उस सामान्य जिंदगी करने के लिए मोदी जी की सरकार हो, राज्य सरकारें हो, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और जो सरकारें उनको लगता है कि वो और अच्छा कर सकते हैं तो मीडिया को इनवाइट करिए, दिखाइए, दूसरे राज्य उनसे सीखे, लेकिन कोऑपरेशन से ही बढ़ेगा। जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है,
छिपाने से कुछ नहीं होगा। यदि आपके यहाँ कोई गलती भी हो रही है तो सुधारिए उसको। ये सबके हित में है, क्योंकि बंगाल का जो व्यक्ति है वो भारतीय नागरिक तो पहले है और उससे ऊपर वो एक इंसान है। हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़नी है। जी ठीक है। मैं यासिर जिलानी हमारे साथ बहस में अभी शरीक नहीं हुए। यासिर जिलानी साहब, मैं बहस में आपको शरीक करता हूं, उसके बाद बहस ओपन करता हूं। यासिर जिलानी साहब, देखिए, मुझे लग रहा था कि हम जब बात शुरू करेंगे तो एक तरीके से भारत के मद्देनजर बात हमारे विपक्ष के लिए के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है चूक गए। उन लोगों के ऊपर भी उन्हें जरा सी टिप्पणी करनी चाहिए थी कि आखिर नफरत का माहौल कौन भारत में बना रहा है, कौन नफरत फैला रहा है, कौन ओआईसी से लेके और दिल्ली के ओखला या जाफराबाद की गलियों तक कौन नफरत के सिचुएशन को पैदा कर रहा है। क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? सिर्फ एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा का खेल खेला जा रहा है, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत मोदी सरकार है, इसलिए उनकी मुखालफत करनी है। इसलिए कोई अगर हमारे जैसे लोग प्रतीक जी सवाल करते हैं तो आप मॉर्निंग से इवनिंग हमारे सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, गालियों से लेके और तमाम चीजें लोग करते हैं। हम इसलिए ध्यान नहीं देते कि हम उसको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और फिर नई लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा था कि राजीव त्यागी जी अगर बात कह रहे थे कि हमें एक नए हम जिस भारत का निर्माण करें उसमें सबका साथ हो, तो सबका साथ कैसे होगा जब एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके का नफरत बैठा दिया गया है कि अगर आपके पास डॉक्टर भी चेक करने के लिए आ रहे हैं तो आप उनको अपना दुश्मन समझ रहे हो, आप उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको छतों से पत्थर फेंकते हो, आप उनके ऊपर थूक रहे हो, आप उनके ऊपर तरह तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, तो आप फिर कैसे इंसाफ कर पाएंगे? किस तरीके से भारत देखिए आज पूरे दुनिया की हालत देखिए, कितने बड़े बड़े महाशक्ति कहां चले गए, क्या हालत यासिर में आ रहा हूं। मैं बिल्कुल राजीव, मैं आप ही पूछा गया, लेकिन मैं नलिन साहब कुछ जोड़ना। भारत की जनसंख्या के आधार पे अगर आप चर्चा करेंगे तो आप बताइए यूरोपियन की कोई ऐसी कंट्री बता दीजिए जहां 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो। अब ये लोग सवाल उठाते हैं बार बार लॉकडाउन को लेके कि लॉकडाउन इतनी सख्ती के साथ सरकार ने क्यों कर दिया। अगर सख्ती के साथ नहीं किया होता तो आज संक्रमण का रेट कहां होता, ये उस पे नहीं बात करते हैं, ये उस पे कोई चर्चा नहीं करते हैं कि सरकार के खुद के मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस पे चर्चा नहीं करेंगे। तो जब आप अपना दिल बड़ा नहीं करोगे विपक्ष में, नलिन साहब जोड़ना चाह रहे हैं। नलिन साहब जी, मैं बिल्कुल यू कैन ऐड, सवाल उठा के आप बच नहीं सकते। नलिन साहब यू कैन ऐड। ऐसा है, संविधान हम सबको सवाल और जवाब दोनों का अधिकार देता है। तो यासिर साहब ने अपने सवाल पूछे, अब मुझे बताइए दो चीजें। तबलीगी जमात एक संस्था है, उनके जो समर्थक हैं क्यों वही लोग हर जगह थूकते हैं, पथराव करते हैं, गंदगी करते हैं, नग्न होते हैं महिलाओं के सामने? इस पे मुस्लिम समाज के लोग अलग अलग डिबेट्स में हम बैठे हैं, उन्होंने सख्त निंदा की है। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत से परे है, भारतीय होने से परे है, संवैधानिक प्रक्रिया और सोच से परे है। इसमें कम्युनिटी टारगेटिंग नहीं है, एक संस्था है। यही संस्था कोई और धर्म की होती, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी भी संस्था की होती, उनके लोग ऐसे करते तो हम लोग भी उसकी निंदा करते, आप भी करते, सभी करते। ये कारण ढूंढना कि ऐसी एक सरकार है, उसकी सोच है। आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं साहब, सोशल मीडिया में सभ्य भाषा को छोड़ने और त्यागने वाले दोनों तरफ नहीं, हर तरफ है। और आप कहते हो जी हम झेल रहे हैं। अरे मैं आपको इस तरफ भी दिखा सकता हूं कितने लोग झेलते हैं, क्या आता है। तो इसको छोड़िए ना, हम अपने तो बर्ताव की बात कर सकते हैं। नहीं देखिए, मत परवाह करिए, कोई करिए, मत इन्वॉल्व होइए, लेकिन जो गलत कोई काम कर रहा है गलत को गलत देखिए, इंसानियत से और भारतीय तक। मैं तीसरी बात राजीव जी अपनी लास्ट बात, एक ही लास्ट बात, और मैं इतना कह रहा हूं राजीव जी कुछ जी, मैं आ गया राजीव जी, आपके पास आ गया जी। हम सारे भारतीय पहले हैं, संविधान हमें बराबरी का हिस्सा जी, बिल्कुल। लेकिन मौलाना मैं आपका स्वागत करता हूं, मौलाना अली कादरी साहब मौजूद हैं, मैं स्वागत करता हूं जी। यूं करेंगे और डिफेंस देंगे जो गलत काम करता है, चाहे बिल्कुल साहब दुरुपयोग करके बम ब्लास्ट करता है, आपको खड़े होकर, तभी तो हम एक होते हैं। हम इधर बोलते हैं, आप उधर बोलिए ना, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। श्योर, बिल्कुल सही है। नलिन आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, बहुत साफ है। नलिन साहब आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। राजीव त्यागी,
देखिए, जो भी व्यक्ति आपके पैनल पर बैठा है, सभी सम्मानित व्यक्तियों को सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं साफ गोई से अपनी बात कहता हूं। पहले वक्तव्य में मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि कोई जाति धर्म में मत बंटिए और कोरोना को सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रत्येक भारतीय को एक रह करके हराना होगा। मैंने स्पष्ट कहा इस बारे में। और CS लुईस को मैं हमेशा कोट करता हूं, जो बड़े राइटर है, कि सभी जाहिलों में धार्मिक जाहिल सबसे बदतर होते हैं। जो धार्मिक जालत का काम करते हैं वो निश्चित रूप से बदतर कार्य करते हैं। पूरे देश ने थाली बजाई, पूरे देश ने दीपक जलाने का काम किया, हम सब ने दीपक जलाया। पूरा देश क्या नाम उसका एक सुर में बात कर रहा है कि कोरोना को हराना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो लोग आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राजनीतिक दलों के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूं, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याज, उनका भी अपराध। तो वो अपराधी के रूप में इतिहास में लिखे ही जाएंगे जो लोग आज देश में राजनीति करने का काम करेंगे। लेकिन एक बात, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये कहा है कि हम लोगों को बेहतर टेस्टिंग करनी चाहिए। लॉकडाउन एक ऐसा कूलिंग पीरियड है जिसमें सरकारों को तैयार हो जाना चाहिए, राज्य सरकारों को भी तैयार होना चाहिए, केंद्र की सरकार को भी तैयार होना चाहिए। बेहतर टेस्ट किट आनी चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, तो बाद बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, आर्थिक सबल होने चाहिए। बिल्कुल करके हम आप बिल्कुल बेहतर। मैं मौलाना आपका स्वागत करता हूं, मौलाना अली कादरी साहब। लेकिन उससे पहले ममता काले कुछ आप बोलना चाहती। ममता, ऑफ कोर्स सर, यासिर यू कैन ऐड। प्रतीक जी 30 सेकंड चाहिए मुझे, प्लीज मुझे। ठीक है ममता, 30 सेकंड। ममता 30 सेकंड दे रहा हूं। भाई से एक बात बोलना चाह रही हूँ। यासिर भाई 30 सेकंड दे रहा हूं। 30 सेकंड प्लीज। मैं पहली बात ये बताना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, यूएस की जो ग्लोबल डेटा एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट, उसने ये साबित किया है और उसके हिसाब से उसने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी कोविड-19 को हैंडल करने वाले विश्व के नंबर 1 के प्रधानमंत्री हैं। 68% वोट उनको मिला है उसमें, बाकी सबको उन्होंने पछाड़ दिया है। उनकी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, निर्णय लेने की एबिलिटी और समय पे निर्णय लेने की एबिलिटी के कारण आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को विश्व नंबर 1 पर देखता है। पहली बात। दूसरी बात, राजीव भाई आपने बड़ी अच्छी शेरो शायरी और कविता पढ़ी, अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि आपके जो राहुल गांधी है, राजा बाबू, उनके जो राइट हैंड आदमी है रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने आज हिंद में एक सभा करी है। उन्होंने एक सभा करी है किसानों की, फार्मर्स की। आज लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, और वहां पर वो राजनीति कर रहे थे, आज भाषण दे रहे थे वहां पर वो, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये जो सरकार है वो किसान विरोधी है। तो आप मुझे ये बताइए, ये समय है राजनीति इस तरीके की करने का? ये समय है लॉकडाउन तोड़ने का? ये समय है कोविड को फैलाने का इस तरीके से? ऐसा करेगा विपक्ष, उस पर आप क्या बोलेंगे? घोर निंदनीय है ये सारी चीजें। ये जमात वाले तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कोई पीछे नहीं है ये सब करने में, लेकिन भाषणबाजी करने में और क्या कहते हैं ममता काले, आपकी बात सही है, बात आप पूछ सकती हैं, लेकिन मैं एक ही बात गुजारिश करूंगा कि नाम जिसका जितना है उतना ही करें, उसके आगे कोई विशेषण ना राजा बाबू ये इस तरह के ना। ये डिबेट का आजकल बड़ा अजीब सा ट्रेंड बन गया है कि लोग इरिटेट करते हैं, वो चीजें ठीक नहीं है। मेरा बस इतना आग्रह है आपसे, बाकी आप कुछ भी कहें ठीक है। राजीव उसके बाद मैं आता हूं, यासिर आपके पास आता हूं, फिर मौलाना आपके पास। मेरा ममता काले जी से परिचय नहीं है। वो यहाँ किस हैसियत से बैठी है, संघ की प्रवक्ता है, राजनीतिक विश्लेषक है। नहीं, ये आपको भी ये देखिए, वो मेहमान राजीव जिसको बुलाया मैंने, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने जो गलत लगा मैंने उसको टोक दिया। राजीव, जो गलत लगा मैंने टोका, जो गलत लगा मैंने टोक दिया। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। नलिन कोहली की बात का मैं यहाँ पे इंडोर्समेंट करता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मैं वो इंडोर्स करता हूँ। अब आप बोलिए राजीव। ममता काले जी को जवाब देता हूँ। ममता काले जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को यूएन ने कहा कि वो बहुत बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं। मैंने तबलीगी जमात की जब बात उठाई, ममता जी जरा कुर्सी पे बैठ के आराम से सुन लीजिए 2 मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने दीजिए। जो आपका माना है बोलिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री महोदय से सवाल पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ये बता दे कि मुझे कृपया इतना बता दे कि 10 तारीख को देश में होली का सेलिब्रेशन था। प्रधानमंत्री महोदय ने बकायदा 1 सप्ताह पहले कहा कि मैं कोरोना की वजह से होली नहीं बनाऊंगा और सेल्फ क्वारंटाइन करने का काम किया। प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री और देश के उड्डयन मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय क्या ये बताएगा
कि जितने भी जमाती थे जो विश्व से आ रहे थे, अनेकों देशों से आ रहे थे, उनको बिना जांच के घुसने कैसे दिया गया देश में, देश के स्वास्थ्य खिलवाड़ कैसे किया गया, देश की स्वास्थ्य सेवाओं को सरबराया क्यों दिखाया गया, और देश के लोगों को कोरोना नलिन अगर नलिन ठीक है नलिन साहब, ब्रेक का टाइम है। दूसरी बात, नलिन साहब कहना चाहूंगा, नलिन साहब एक मिनट, ठीक है, मैंने ले लिया सवाल आपका सर। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। लास्ट सेंटेंस मेरा बहुत स्पष्ट है। देश के 800 वैज्ञानिकों ने बाकायदा प्रधानमंत्री महोदय को चिट्ठी लिख करके कहा है कि देश में टेस्ट की संख्या बढ़ाइए, रैंडम टेस्टिंग करिए, टेस्टिंग करेंगे तो बचेगा इंडिया, टेस्टिंग करेंगे तो बढ़ेगा इंडिया, टेस्टिंग करेंगे तो स्वस्थ रहेगा इंडिया, टेस्टिंग करेंगे तो जीतेगा इंडिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नलिन साहब, मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप टेलीविजन बहुत अच्छा समझते हैं, टेलीविजन को जानते हैं, तो ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक एक छोटा सा ले लूं, उसके बाद आऊंगा। लेकिन यासिर का बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, यासिर कुछ पूछना चाहते हैं, मौलाना साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर भैया जी से जुड़ता हूं। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि नलिन जी जवाब देंगे बिल्कुल, लेकिन आज एक थोड़ी सी मुझे निराशा हुई। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जहां से बात खत्म की, वो ये दरअसल कहा कि होली के समय प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी। ये तर्क आपने कई बार दिया, इसका जवाब भी बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से आया है और पिछले ही शो में मेरे आया था। लेकिन ठीक है, अब आपने क्योंकि सवाल पूछा है त्यागी जी, तो कोई बात नहीं, नलिन जी जवाब देंगे। ठीक 40-50 सेकंड बाद मैं यासिर आपके पास आता हूं। निश्चित तौर से परेशान ना होइए, निराश मत होइए, और नाराजगी मुझसे यासिर भाई, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, हाजिर होता हूं, मैं बिल्कुल हाजिर होता हूं। लेकिन नलिन साहब का जवाब आना चाहिए, उसके बाद बात होगी। नलिन साहब, पहले मैं प्रतीक जी आपका धन्यवाद दे रहा हूं, और साथ साथ इस प्रोग्राम में जितने हम लोग बैठे हुए हैं उन सब के आपस में भी धन्यवाद कि हम लोग कम से कम एक बड़े सभ्य रूप से बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति दूसरी अपनी बात रख रहा है, दूसरे की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं मानता हूं यासिर भाई को भी अभी अवसर जल्दी मिलेगा, फिर ऐसे चलते रहेगी बात। राजीव जी, इस बात पर हमारी डिबेट कई बार हो चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि पुलिस स्टेट थोड़ी ना है, और मुझे बताइए क्या ये उचित होगा कि पुलिस जो है हर मस्जिद में जाकर चेक करे, जब इस देश में मस्जिदों ने अपने आप ही स्वयं रूप से नमाज अदा करना बंद किया, मुस्लिम समाज ने अपने आप किया, तबलीगी जमात एक अपवाद की तरह, एक एक्सेप्शन की तरह उन्होंने काम किया है। और इसीलिए मैं बिल्कुल सहमत हूं जो बाकी लोग भी कहते हैं कि मत पे, बिल्कुल नहीं, इसमें मुस्लिम समाज को थोड़ी ना जोड़ना। लेकिन कोई अगर एक संस्था, उनसे जुड़े लोग गलत काम करते हैं, किसी भी धर्म के हो भाई, अगर कोई हिंदू संस्था होती है, सिख होती है, कोई और संस्था होती, बौद्ध या जूइश या ईसाई, तो हम लोग उसकी भी तो निंदा करते हैं ना। गलत काम तो गलत काम है। और रही बात कि देश में लोग आ रहे थे टूरिस्ट वीजा पे, कोई बंद नहीं था, लेकिन ये भी तो प्रश्न उठेगा कि टूरिस्ट वीजा पे क्यों आए जब उनको धर्म के काम करने थे, रिलीजियस प्रीचिंग तो अलाउड नहीं है। तो आप उनसे नहीं सवाल पूछ रहे राजीव जी, जो गलत काम कर रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं। यही बात थी राजीव, यही बात थी राजीव, जो कि पिछली बार भी इन्होंने पूछा था कि सवाल क्या होना चाहिए था, आपने उनसे तो पूछा नहीं। बहुत विनम्रता से देखिए प्रतीक जी, मुझे एक बार मरना है सिर्फ जीवन में, मैं रोज रोज नहीं मरता हूं, इसलिए साफ गोई से अपनी बात कहता हूं। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा आपसे, विनम्रता से अपने भाई नलिन कोहली से पूछना चाहूंगा। नलिन जी, पहला देश में 30 जनवरी 2020 को हमें पता चल गया कि हमारे देश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। उससे पहले चाइना में कोरोना दस्तक दे चुका था, फैलना शुरू हो गया था, हमारे देश में आ चुका था। तरह तरह के एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ लेटर्स लिख रहे थे, अपने वक्तव्य दे रहे थे, सब चीज हो रही थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना से हमें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य है। राजीव, ये तो हो चुका है। महोदय ने अपने एक संबोधन में, राष्ट्र के नाम संबोधन, राजीव, ये तो हो चुका है। राजीव, आप ही ने पिछली बहस में ये बात कही थी। राजीव, ये हो चुका है। अब ये प्रतीक जी, फिर पता है क्या है कि आप मुझे टोक रहे, उन्हें टोक नहीं रहे। मुझे कंप्लीट कर दीजिए। प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक वक्तव्य में राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि हमने एयरपोर्ट्स पे जांच करनी शुरू कर दी थी जनवरी महीने से ही।
जब जनवरी में आपने जांच करनी शुरू कर दी थी, तो मार्च में ये तबलीगी आ कैसे गए, ये जमात आ कैसे गई, मेरे भारतवर्ष को संक्रमण कैसे हो गया, मेरे भारतवर्ष में संक्रमण कैसे फैल गया, इनको फैलाने कैसे दिया गया, एयरपोर्ट पे क्यों नहीं रोका गया, एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया, ये तो प्रश्न उठेगा और ये उठाना हर भारतीय का दायित्व है। जैसा मैंने कहा कि समर श्रेष्ठ है, नहीं पाप का भागी होगा केवल ब्याज। नलिन जी जवाब दे दीजिए, बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। मैं आ रहा हूं मौलाना, आ रहा हूं आपके पास। नलिन छोटा सा जवाब। नहीं, मैं इसमें उलझूंगा नहीं क्योंकि ये बहुत डिबेट हो चुका है और जनता को सब पता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राजीव त्यागी जी बड़े सभ्य और एक जिनको हम इंटेलिजेंट प्रवक्ता कहते हैं, आप तो कम से कम अपने नेता राहुल गांधी जी जैसे मत वाक्य करिए ना, जैसे कल उन्होंने डाला, बंद करिए इसको। यहाँ एक बड़ी सीरियस डिस्कशन चल रही है, उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। देखते हैं अभी यासिर साहब क्या कहना चाहते हैं। यासिर साहब, मैं आ रहा हूँ। यासिर जिलानी शामिल करता हूँ बहस में आपके। यासिर जिलानी साहब, देश की सरकार को चेता दिया था। मैं आ रहा हूँ। नो यासिर जिलानी, या मैं आ रहा हूँ, ममता आ रहा हूँ। यासिर जिलानी देखिए, जब से ये मामला आया है, कोरोना कोविड-19 की महामारी पूरे दुनिया से हमारे यहाँ दस्तक दी है भारत के अंदर, तब से हम अपने प्रधानमंत्री, अपने वजीर आजम की तारीफ कर रहे हैं। जिस सख्ती के साथ, जिस प्यार के साथ, जिस शानदार अंदाज से उनके अफसर, उनके मंत्रीगण, उनके तमाम महकमे लगे हुए काम कर रहे हैं, वो उसका कारण है कि आज देखिए हमारा संक्रमण रेट बहुत कम है भारत में। आप दुनिया के तमाम देशों को उठा के देखेंगे, जिस तरीके से महाशक्ति अमेरिका में डेथ रेट है और भारत की अभी आप देख लीजिए डेथ रेट, दोनों का मैं आबादी के लिहाज से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनकी तारीफ करता हूं। और अभी हमारी बहन ममता काले ने बहुत जबरदस्त उदाहरण भी दिया कि नंबर 1 पे प्रधानमंत्री हैं दुनिया में इस वक्त कोविड-19 महामारी की लड़ाई में। लेकिन विपक्ष के लोगों से सवाल है कि वो बार बार जब धर्म के नाम पे राजनीति करने की बात आती है, तो वो वोट बैंक के नजरिए से क्यों मुस्लिम समुदाय को देखते हैं, क्यों वो उस पे खामोश हो जाते हैं, क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों अगर राजीव त्यागी जैसे बड़े प्रवक्ता, कद्दावर नेता कांग्रेस के जो हैं, उनसे सवाल किया गया कि रणदीप सुरजेवाला ने जो आज कृत्य किया है, जिस तरीके से उन्होंने किसानों की सभा की है, वो लॉकडाउन के अंदर इस तरह की अगर हरकत कर रहे हैं विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, तो इस पे जवाब देना राजीव त्यागी साहब का बनता है। राजीव जी, मेरा जवाब देना बनता है। प्रतीक जी, उम्मीद है मुझे आप समय देंगे। आप ही समय ले रहे हैं, मैंने बीच में टोका नहीं एक मिनट भी। मैं जवाब देना चाहता हूं। येदियुरप्पा जी जो देश के कर्नाटका प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी में शामिल होते हैं, तब आपकी कहीं कोई जवान नहीं खुलती, आपके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं। देश के किसान के साथ यदि रणदीप सुरजेवाला खड़े होते हैं, देश के दिहाड़ी मजदूरों के साथ यदि कांग्रेस खड़ी होती है, उनकी आवाज उठाती है, तो आप लोग पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों की सरकार हम लोगों को घेरने की कोशिश करती है। देश के किसान का क्या रबी फसल नहीं बिकनी चाहिए? यदि किसान की फसल नहीं बिकेगी तो खरीफ की फसल कैसे वो पैदा करेगा? खरीफ की फसल पैदा नहीं होगी तो क्या देश में आप भुखमरी चाहते हैं? देश के किसान की आवाज उठाना प्रत्येक दल का दायित्व, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है या अन्य दल है। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझती है। यासिर भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश की सरकार को जवाब देना होगा कि देश के दिहाड़ी मजदूरों को क्या मदद कर रही है सरकार? देश के किसानों को क्या मदद कर रही है सरकार? देश के मिडिल क्लास जिनकी नौकरियां जा रही है, उनकी क्या मदद कर रही है सरकार? उनको कौन सा पैकेज देगी? मेरे मिडिल क्लास के भाई बहनों की नौकरियां जा रही हैं, उन नौकरियों को बली वारिस कौन होगा? इस बारे में तो सरकार को कोई पैकेज लेके आना ही पड़ेगा। जी, ममता आ गया। ममता जी, ये बोलिए, आप एक पॉइंट आप रेज करना चाह रही हैं, मैं मौलाना आपके पास। जी ममता जी, प्रतीक जी, पहली बात तो मैं राजीव त्यागी जी से ये बोलना चाहती हूं कि राजीव भाई धन्यवाद ये बोलने के लिए कि मैं यहां इस चैनल में किस हैसियत से बैठी हूं। आप ही ने अभी बोला ना, हर जिम्मेदार भारतीय नागरिक, तो राजीव भाई साहब जी, मैं यहां पर भारतवर्ष की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बैठी हूं, एक प्रौढ़ महिला जिसको हर जानकारी है उसके नाते बैठी हूं, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते बैठी हूं। और इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब रणदीप सुरजेवाला की गलती का प्रश्न आपसे पूछा गया तो आप इतने बरगला गए कि आप कुछ भी बोलने लग गए। सही मुद्दे की बात पर रह के आपने बात नहीं करी। और जहां तक किसानों की बात है, शायद आपको जानकारी भी नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार ये बात साफ कर चुकी है कि हिंदुस्तान का किसान इस वक्त जितना भी ग्रेन, जितना भी फसल उगाएगा, उस सब की खरीद की जाएगी। और हिंदुस्तान के अंदर
किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। और ये समय नहीं है कि रणदीप सुरजेवाला जिंद में जाकर के जनसभा करें और वहां पर किसानों से उनको बरगलाएं, उनके साथ उनको लेकर के आए सड़कों पर और फिर उनको कोविड इन्फेक्शन उनके लिए इनवाइट करें, बजाय इसके कि उनको बोले कि अपने घर में रहिए, पहले सुरक्षित रहिए, जान है तो जहान है। ठीक है, मैं मौलाना के पास आना चाहता हूं। हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं ठीक है, जिम्मेदारी लेना आप लोगों के बस की बात नहीं है। राजीव आपने जवाब दिया। जब आपके टॉप लीडर नहीं लेंगे तो आप लोग क्या लेंगे? मिस्टर सूर्य राजीव आपने जवाब दिया। देना चाहूंगा। राजीव जवाब दिया आपने, राजीव जवाब दिया। मौलाना एक शब्द भी नहीं बोले। मौलाना को मैं इंट्रोड्यूस देना चाहूंगा ममता काले जी को। ममता काले जी, आप जिस तरह से वक्तव्य दे रही हैं वो निश्चित रूप से एक बात दिखाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, देख लिया मैंने दोनों दांतों के बारे में बात करूंगा, बाहर से भी और दिखाने के और बाहर खाने के दोनों के। मौलाना कादरी साहब, पहले तो माफी मांगता हूँ, मैं थोड़ा देर से आ रहा हूँ आपके पास। राजीव ये नहीं तरीका। राजीव आप राजीव ऐसे नहीं अच्छा नहीं लगता। राजीव बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मौलाना कादरी साहब, सवाल यही था कि बीजेपी के प्रवक्ता ने भी यही बात कही कि यह बात सही है और बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह से जमात ने काम किया पूरे देश में और उसने गैर जिम्मेदाराना काम किया और अभी भी लगातार, चाहे उनसे जुड़े हुए प्रोफेसर हो, छुपने का काम कर रहे हैं, चाहे केरल में 200 लोगों के फोन नंबर बंद हो, तो वो सहयोग अगर मिला होता तो ये लड़ाई बहुत बेहतर होती, हम बेहतर लड़ रहे होते, लेकिन वो सहयोग नहीं मिला और वो बात बिगड़ती चली गई, जिसकी बात को लेकर यहां पर कई लोगों ने जिक्र किया, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो। मौलाना अली कादरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां हमारी सेंटर गवर्नमेंट और हमारी स्टेट की गवर्नमेंट जो कुछ भी इसमें काम कर रही है उसका भरपूर साथ हमारी देश की जनता भी दे रही है। हर समुदाय का आदमी गवर्नमेंट का साथ दे रहा है। जहां तक के लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद के जितने भी दरगाही लोग हैं और जितने इस्लामिक यूनिवर्सिटीज के मुफ्ती हजरात हैं, इन्होंने आज से 2 दिन पहले इस बात की अपील कर डाली है कि रमजान 25 से शुरू होने वाला है, लेकिन हम किसी एतबार से कोई मस्जिद में नहीं जाएंगे, ना ही हम सड़कों पर बाहर निकलेंगे। हमारी जो भी नमाजें इबादतें हैं हम घर में करेंगे, किसी किस्म की कोई गैदरिंग हम नहीं करेंगे। जमातियों का जहां तक के सवाल है तो जमातियों ने जो पहले लापरवाही की थी, मैं नहीं समझता कि अब वो लापरवाही चल रही है। बहुत सारे जमाती लोग अपने आप को डॉक्टर के पास रुजू कर रहे हैं और जो क्वारंटाइन के बाद जो घर को वापस हुए हैं वो लोग अपना ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं, इस बात की भी खबर आ रही है। देखिए मौलाना साहब, आप इस बात को बेहतर समझते होंगे। मैं जो आपने पहली बात कही कि हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं रमजान में, पवित्र रमजान के महीने में, बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है। और ये देश जो मुल्क है जिसके बारे में नलिन पहले भी कह रहे थे, ये ऐसा ही रहा है और इसमें ये तहजीब नजर आती थी। लेकिन आप पढ़े लिखे हो, प्रोफेसर हो, आपसे ये गलती हो नजर आती है, दिख रही है, केरल में लगातार दिख रही है। ये जो बात है कि फोन नंबर बंद है, नहीं पता चल रहा है, आप भाग जा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, ये बात दिख रही है। जी ममता, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। मौलाना आ रहा हूं, ममता कुछ कहना चाह रही है। जी मैं पहले कंप्लीट करूं। ममता जल्दी। प्रोफेसर शाहिद जैसे पढ़े लिखे मैं अपने मौलाना जी से एक निवेदन ये पूछना चाहती हूँ कि वो अभी ये बोल रहे थे कि जमातियों ने हर प्रकार की हरकतें बंद कर दी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बेंगलोर के अंदर आशा वर्कर, एक आशा नर्स पर अटैक किया है जमातियों ने। मौलाना साहब, उसका पर्स, उसका सामान छीन लिया, उसके साथ बहुत बदतमीजी करी और उसने ये बात बोली है, उस आशा वर्कर ने, उस नर्स ने, कि ये अनाउंसमेंट मस्जिद से हुई और उसके बाद हमला उन लोगों पर हुआ। उनका कसूर क्या था कि वो वहां पर लोगों को चेक करने गए थे। दूसरी बात, मुरादाबाद की जो घटना है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वो अचानक से नहीं हुई थी मौलाना साहब। उसके लिए जब 2 लोगों की वहां पर उस एरिया में कोविड से मृत्यु हुई तो पुलिस और डॉक्टर्स चेक करने जा रहे थे, ये बात वहां के लोगों को पता थी। और जो जमाती वहां पर थे वो सारे के सारे छतों में जब एकत्र हो गए, उन्होंने पत्थर पहले से छतों में इकट्ठे करके पथराव किया अपने छतों से। सुनियोजित तरीके से ममता, मैं आपको रोकना चाहता हूं। हमारे वॉरियर्स को मारा जा रहा है, थूका जा रहा है उनके ऊपर, और आप कह रहे हैं कि खत्म नहीं हुआ है। अगर खत्म हो गया होता तो ऑर्डिनेंस जो आज लेकर आई है भारत की सरकार, उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यासिर आ रहा हूं। ममता, मैं आप ये सवाल आपने किया,
मौलाना अली कादरी साहब के पास है सवाल ये, कादरी साहब जवाब देंगे, लेकिन कादरी साहब मैं जानना चाहता हूं, वजह जानना चाहता हूं, पूरी हिंदुस्तान की जो मीडिया है शाम को जब 5 बजे पिटारा खोलती है तो यहीं से शुरू होता है, बिस्मिल्लाह यहीं से शुरू होता है। मैं जानना चाहता हूं वजह क्या है इस बात। नहीं मौलाना, हंसने की बात नहीं है, वंस फॉर ऑल मैं रीजन जानना चाहता हूं कि आखिर ये मसला समझ क्यों नहीं रहा है, सुलझ क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं साफ हो जाता? ये बात क्लियर कर दिए, कहां कौन सा कंफ्यूजन है किसके दिमाग में, क्या है, क्यों नहीं समझ में आती बात? जब शहरी सारे एक जैसे हैं तो समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? मैं जवाब दूंगा इसका। हाँ जवाब दीजिए। देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि एक थूकने वाली वीडियो आपकी काफी वायरल हुई थी और उसको आप ही के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अभिसार शर्मा ने उसका खंडन किया और कहा कि वो 2017 की वीडियो थी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से इससे पहले भी ये बात कर चुका हूं कि हमारे जो डॉक्टर्स है ये हमारे लिए मसीहा है, ये फिलवक्त वो अपनी जान को जोखिम में डालकर। मौलाना घुमाइए नहीं, सवाल घुमाइए मत मौलाना, सवाल ना घुमाओ मौलाना, सवाल ना घुमाओ। मैंने सीधा सवाल पूछा है कि आखिर ये दिमाग से बात साफ क्यों नहीं हो रही है, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, दोनों की तरफ से। जरा ये ममता जी को खामोश बिठाइए, आप ये ममता जी को खामोश बिठाइए। प्रतीक जी, इनसे मौलाना साहब आप ये बताइए, द्वारका के अंदर जमातियों ने बॉटल्स के अंदर पेशाब करके उसको फेंका, वो भी झूठ है क्या? नरेला के अंदर मल त्याग किया उन्होंने, वो भी झूठ है क्या? गाजियाबाद के अंदर हमारी महिला जो नर्सेस थी उनके सामने वो नग्न हो गए, ये भी झूठ है क्या? क्या क्या झूठ है? आप मुझे बताइए क्या क्या झूठ है मौलाना साहब? आज भी जो ये जमाती, ये ह्यूमन बॉम्ब्स हैं जो छुपे हुए अपने घरों के अंदर बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं, पूरा प्रशासन इन्होंने सर पे उठा के रखा है, ये भी झूठ है क्या? आप बताइए क्या झूठ है? और क्यों इनको आप ये क्यों निवेदन नहीं करते कि हरकतें ना करें, बाहर निकले, सरकार के साथ और प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें? उल्टा आप कह रहे हैं ये झूठ है वो झूठ है। आपने तो मीडिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जो मीडिया बेचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके रिपोर्ट कर रही है, आप उन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप डॉक्टर्स पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आप पुलिस वालों को मारते हैं, हर उस व्यक्ति को मारेंगे जो गलत का साथ नहीं देगा। आप जरा खामोश बैठिए, मुझे बोलने दीजिए पहले। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, बैठूंगी मौलाना साहब, आप क्यों मुझे खामोश कराएंगे? सच बोलूंगी तो खामोश। हाँ बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आप जरा मुझे बोलने तो दीजिए। आप बोलिए, बोलिए, आपका स्वागत है बोलने के लिए। किसी को राजीव जी के मामले में आप उड़ जाती हैं। बोलिए मौलाना साहब, बोलिए बोलिए बोलिए, कृपया बोलिए। हर जगह हर तरीके की गलती की तायद नहीं की जा सकती, जिसने गलत किया है गलत किया है। मैं इससे पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, जो कोई भी मौलाना सवाल तो ये है कि जब मुल्क हमारा भी है, मुल्क आपका भी है, और आप ये बार बार कहते हैं ये मुल्क सबका है, सबका बराबर है, तो ये गलती लगातार क्यों है यासिर? मैं यही पूछ रहा हूँ। मीडिया वालों को जो धमकी देने वाले इंसान खुद मौलाना है, खुद मौलाना ने मीडिया वालों को धमकी दी, अपना इनका स्टेटमेंट खुद आया था, वो किस तरीके से इंसाफ की बात करेंगे? वो कैसे मौलाना साहब पे सही बात रख पाएंगे? घूम के अपनी जगह जो खुद आपको अपना जो पक्ष रखना है रख लीजिए। आप नहीं घूम घूम के आप वही आदमी है ना, आपने ही तो धमकी दी थी, तो फिर आप मौलाना साहब के साथ कैसे खड़े हो गए? और मौलाना साहब के लोग जो गलती कर रहे हैं उस पे आप बात नहीं रखते। मैं आ रहा हूं, सवाल उलझ गया मौलाना, आपको जवाब देना है, मैं आप ही से पूछूंगा मौलाना, किसी से नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं मौलाना, आपसे सवाल पूछा है, मैं आप ही से जवाब दूंगा। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। जब ब्रेक पे गए उससे पहले यासिर जिलानी ने कहा जिस तरह का काम देश में हुआ, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ, प्रधानमंत्री नंबर 1 पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में, ये एक पहल है जिसको कि देखा जाना चाहिए और जिसको कि विपक्ष को भी कहना चाहिए कम से कम कि नहीं काम अच्छा हो रहा। हाँ सवाल वो जरूर पूछे, सवाल उठाएंगे तो बेहतर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। राजीव त्यागी सवाल पूछे, बेहतर सवाल, तीखे सवाल बल्कि पूछे नलिन से तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये बात जरूर होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं ममता, मैं आ रहा हूं। यासिर जिलानी, मैं आ रहा हूं सर। राजीव आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा ऑफकोर्स। नलिन आप ही के पास। यासिर जिलानी जी दादा आ रहा हूं। बादल देवनाथ आ रहा हूं। यासिर जिलानी आवाज आ रही है आपको? राजीव आप पूछ लीजिए जी। यासिर आवाज आ रही है, बोलिए, पूछिए। हाँ आ रही। मैं मुझे लगता कि मिस कर गए। मैं थोड़ी देर में आपके पास लौटता हूं फिर से। यासिर, राजीव त्यागी की तरफ पास रुक करता हूं। जी राजीव जी।
देखिए, जिस तरह की चीजें हैं और 3 मई तक का लॉकडाउन है देश में, सरकार को तय करना है, सभी चीफ मिनिस्टर से बात करे सरकार और बात करके तय करें कि आगे की रणनीति क्या होगी। पहली सलाह तो सरकार को ही देना चाहूंगा। दूसरी सलाह सरकार को ही देना चाहूंगा कि जिन राज्यों का अभी केंद्र सरकार के पास बहुत सारा राजस्व बकाया है, तुरंत ही केंद्र सरकार को राज्यों का सारा राजस्व राज्यों को देना चाहिए, जिससे राज्य सरकारें, किसी भी दल की राज्य सरकार हो, वो बेहतर तरीके से लड़ पाए कोरोना के संक्रमण से। तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से देश के किसान आज परेशान है, हलकान है, अभी यूपी से एक वीडियो आई है बकायदा के क्रय केंद्र पर बकायदा किसान को 1800 रुपए कुंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जा रहा है, जबकि सरकारी रेट 1925 का है। इन सबको लेकर के पूरी सरकार को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि खेती जो है केंद्र और राज्यों दोनों का ही विषय है। चौथी सलाह देना चाहूंगा कि एमएसएमई सेक्टर, जो कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम करता है और देश के जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूशन देता है, उसको लेकर के सरकार को एक बढ़िया पैकेज लेकर के आना चाहिए। पांचवी चीज ये कहना चाहूंगा कि सरकार को जो हमारे मिडिल क्लास के लोगों की नौकरियों में सैलरी कट हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं, उसको लेकर के प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट प्लेयर से सरकार को वार्ता करनी चाहिए। फिक्की को बुलाना चाहिए, एसोचैम को बुलाना चाहिए, सभी संस्थाओं को बुलाना चाहिए। बड़े बड़े से उद्योगपति मोदी जी के पास हमेशा जाते रहते हैं, तो अब बुलाने में क्या दिक्कत है? बुला ले और बात कर ले और कह दे किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो सरकार को करनी चाहिए। मैं 2 विषय अलग अलग छेड़ूंगा। एक, राजीव जी, आप बिल्कुल यहाँ बैठ के पिछले कई बार बोल चुके, किसानों की बात की, गरीबों की बात की, सबकी बात की और अपनी चिंता जता रहे। तो मुझे बता दीजिए कि तो नहीं कर रहा हूं नलिन जी, इतना बता दीजिए बस। एक मिनट मैं बता दूं कि 50 साल कांग्रेस सरकार में रही, इनकी इतनी बुरी अवस्था क्यों हुई? मोदी जी की सरकार ने 5 साल में कोई कम काम किया है? मजाक उड़ाते थे कांग्रेस के प्रवक्ता प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स पे, क्या होगा अकाउंट खुल के, सारे जीरो अकाउंट है। आज 32 करोड़ लोगों के पैसे गए हैं अकाउंट के अंदर में। उज्ज्वला योजना है, गैस का, ये कौन सी योजना है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? 8 करोड़ महिलाओं के पास पहुंच रहा है। अरे चिंता की जा रही है, सरकार काम कर रही है। इस सरकार ने 5 साल में गरीबों को और किसानों और उनके लिए और किया जो आपने 50 में नहीं किया। लेकिन गाली देने में तो कांग्रेस पार्टी रुकती नहीं है। कभी तो एक कह दीजिए ना, अच्छा काम किया सरकार ने, वो भी जब हम एक राष्ट्रीय सिचुएशन में बात तो कर ही रहे। हमारी राजनीति, आपकी राजनीति चलेगी, वोट की राजनीति के लिए करना तो पड़ेगा। लेकिन आज कौन सा चुनाव सर पे बैठा हुआ है जो करने की आवश्यकता है? दूसरी बात, मौलाना साहब बोले थे और मैं मौलाना साहब से अदब से के साथ कुछ कहना चाहता हूं। अलग विषय यह है कि देखिए, इतनी बड़ी बात है ये, और इस बात को सब देखते हैं और इसको स्वीकारते, धन्यवाद करते हैं कि आपके लिए रमजान जो है बहुत महत्वपूर्ण महीना है। जैसे हमारे लिए दिवाली हो सकती है या नवरात्रि हो सकते हैं, रमजान में इस पूरी महामारी की स्थिति को देखते हुए मुस्लिम समाज जो है तय कर रहा है भाई आप अपना नमाज घर से अदा करिए, भीड़ मत करिए, रोड पे मत आइए। एक बड़ी बात है। और क्या आपको नहीं लगता है कि देश के अंदर में इसकी एक अच्छी चर्चा होती है? तो जैसे ये एक अच्छी चर्चा होती है, वैसे ही मौलाना साहब, जब कुछ बुरा होगा तो उस बुरे चीज की भी तो चर्चा होगी। आपने 2017 की वीडियो की बात की जो खाने में थूकने वाला है, लेकिन उसका असर भी तो देखे ना। आज वीडियो जब सर्कुलेट होता है, चल रहा होगा 2017 से, हमारे भी जानकार ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार अब हम ऑर्डर ना करें। नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है उन सारे गरीब लोगों का जो दिन रात मेहनत करते, कोई छोटा दुकान चलाता है, कोई किसी एक कंपनी के थ्रू से डिलीवरी कराता है। मतलब ये जो गलत करते कम ही लोग करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ एकजुट आवाज में सबको तो बोलना पड़ेगा। कोई धर्म बुरा नहीं करता, हम डिबेट्स में बैठे, आप बैठे, सब कहते हैं हर व्यक्ति अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करे तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। धर्म का दुरुपयोग करके कोई अगर बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो सभी एक स्वर में बोलते हैं। ऐसे ही जमात के लोग अगर जवाब दीजिए, तो एक स्वर में बोलना पड़ेगा। बहुत साफ सी बात और बहुत आखिरी बात सलीके से कही गई है बात, बहुत सलीके से कही गई बात। अगर आप आवाज उठाएंगे तो बेहतर होगा। अपने व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, कोई समाज का कितना मर्जी दुखी हो, सरकार से दुखी हो, देश से दुखी हो, लेकिन कैसे कह सकता है जिन्ना वाली आजादी? जिन्ना वाली आजादी मतलब देश का विभाजन। राजीव जी बिल्कुल दे दूंगा, मैं मौलाना के जवाब ले लेता हूँ, फिर आता हूँ मैं। राजीव मैं आता हूँ, ममता आता हूँ। तो मैं इसलिए बड़े अदब से कुछ बात रख रहा था। नलिन जी, मैं आपसे बिल्कुल ही सहमत हूँ। और बीजेपी जो पार्टी है उसके अंदर जो समझदार लोगों का जुमला है उसमें कहा, और राजीव जी लोगों का काफी, जो राजीव सिंह रूडी साहब का जिक्र अक्सर आता है, और आपकी काबिलियत को हम भी मानते हैं, आपकी संजीदगी से हम भी मुतासिर हैं। एक बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा नलिन जी के, जो कोई भी
माइनॉरिटीज के साथ, मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ पास्ट में जो कुछ भी वाकयात पेश आए, उसी की बिना पर आज मुस्लिम माइनॉरिटीज में काफी हैबत, वहशत, अच्छाई भी अगर करने जा रहे हैं तो वो उसके लिए परेशान हो रहे हैं कि ये कोई पास्ट तो हमारे पर रिपीट होने वाला नहीं है। तो पहली चीज तो मैं आपसे पर्सनल मेरी रिक्वेस्ट है सर कि आप लोग मुस्लिम माइनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस में लें कि हम कोई ऐसा पिछली मर्तबा के जैसा कोई काम नहीं कर रहे। यकीनी बात है ये जो महामारी हमारे पर चल रही है, यासिर जिलानी कॉन्फिडेंस में लेने की बात को जी यासिर जिलानी साहब देखिए बिल्कुल यासिर जिलानी जी मैं बिल्कुल यहाँ पे मौलाना साहब से कहूंगा कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस में मुसलमानों को सरकार ने ले रखा है। आप बताइए कि पहली सरकार नहीं है जिसने अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो बजट है 5,000 करोड़ बढ़ा दिया। बताइए किस सरकार ने, इससे पहले की किस सरकार ने इतना बजट बढ़ाया होगा? आप बताइए मुसलमानों के लिए हुनर हाट कौन लेके आया? कौन हुनरमंदों को उनके गांव से निकाल के इंटरनेशनल मार्केट तक किसने पहुंचाया? इस सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री और मंत्रालय के जो किसने सीखो और कमाओ, नई रोशनी, नई मंजिल, और किस मंत्री ने ये सबसे पहले आके कहा कि जो रमजान का पवित्र महीना है उसमें मुसलमान अपने घर से नमाज पढ़े, तरावी की एहतियात अपने घर पे करे, तरावी अपने घर में पढ़े, तमाम जो अपने धार्मिक कार्यक्रम है वो अपने घरों से करे। ये भारत के अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 2 दिन पहले कहा है, सबने सराहा है। तो ये मत कहिए कि किसको कॉन्फिडेंस में किसने नहीं लिया। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मुसलमान अपने आप इन पे आके खड़ा हो जाता है, इसलिए खड़ा हो जाता है कि उसे लगता है कि कोई भी चीज, किसने कहा कि आपको सीएए के टाइम में मुसलमान को टारगेट किया? कांग्रेस ने इतने साल शासन किया तो माय डियर फ्रेंड करीब 16.5 साल तो आपका भी साथ सरकार में रहे। कोरोना के संकट दोबारा से उसी इकोनॉमी को प्राप्त कर ले। प्रधानमंत्री जनधन योजना की जब मैं कह रहा हूं आपसे, आपने मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके आर्ग्यूमेंट जीत कांड 1948 में हुआ था जब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे और यहाँ अंत तक आ गया। क्या सत्ताधार बना के आप लोग ऐसा करते हैं?